हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मतलब कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से चैप्टर नंबर 5 की स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग ने तकरीबन 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 2 to 3 वीडियो लेक्चर्स। अब प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपका शुरू करवाया था, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में शुरू करवाया था। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें और आगे बढ़ना है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब इस वीडियो लेक्चर में हमें काफी कुछ डिटेल्स कंप्लीट करने हैं। अब वहां पर जो सेकेंड फैक्टर है, हमारे पास वहां पर जो सेकेंड फैक्टर है अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो है दैट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग। नंबर 2 है दैट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग। ये हमारा सेकेंड फैक्टर है। दिस इज आवर सेकेंड फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग। तो जरा ध्यान से देखते रहना। बेसिकली यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहां पर गैस का कोई भी सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्प्शन होना, मान लो ये सॉलिड है और उसके ऊपर गैस का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग अबाउट दैट। ओके, अब जरा ध्यान से देखते रहना, पे अटेंशन हियर। अब क्या होगा, बेसिकली यहां पर वही गैस का एब्जॉर्प्शन होगा जिसका लिक्विफिकेशन बहुत ही अच्छा खासा है, यानी कि जो गैस का लिक्विफिकेशन जितना इजीली होता होगा उसी का एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। लाइक यहां पर मैंने इसको मत किए, इजीली लिक्विफाइबल gases are absorbed to greater extent, वो ज्यादा एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब होता है। आगे देखते हैं हम लोग। इजीली liquefiable gas means, अब इजीली लिक्विफाइबल गैस कौन से होते हैं, तो इजीली लिक्विफाइबल गैस मींस having higher tendency to become liquid, which in turn should have greater force of attraction। समझ गए आप लोग। इजीली लिक्विफाइबल का मतलब होता है जिसका हैविंग हायर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, which in turn should have greater force of attraction, ठीक है, जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। अब बेसिकली आसानी से लिक्विफाइबल होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, तो जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो आसानी से लिक्विफाइबल हो सकता है, ठीक है। लाइक लिक्विफैक्शन इजीली किसका
किसका होगा? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि टीसी टेम्परेचर हाई है, उसका एड्सॉर्प्शन भी हाई होगा, उसका एड्सॉर्प्शन भी हाई होगा। लाइक यहां पर एग्जांपल के तौर पे N2 गैस का, O2 गैस का, H2 गैस का, इन सबके लिक्विफिकेशन आसानी से होते हैं क्योंकि इन सबका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। इन सबका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होगा? तो इन सबका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। ओके, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी हाई। सुनते रहना जरा ध्यान से, अटेंटिव रहना जरा ध्यान से। ओके, ध्यान देते रहना आगे इसमें। अब दूसरी बात है टेम्परेचर ऑफ सरफेस, मतलब कि यहां पर थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ सरफेस। क्या है यहां पर? टेम्परेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, तो ध्यान देना। अब एक बात याद रखना कि एड्सॉर्प्शन अगर हो गया है, अगर एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हुआ है तो उसका क्या होता है? डिसॉर्प्शन होगा और फिर उसी से एड्सॉर्प्शन होगा। अब याद रखना डिसॉर्प्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। ओके, यानी कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि जो भी गैस सॉलिड के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ होता है और उसका अगर हमें डिसॉर्प्शन करवाना है तो हम क्या करेंगे? हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और ये रिएक्शन कैसा होगा बच्चों? इट वुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा होगा वो? इट वुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर कोई भी चीज डिसॉल्व हो गया है, उसी को एब्जॉर्ब होना है, सरफेस पे आके चिपकना है, अगर उसी को एब्जॉर्ब होना है तो क्या होगा? अगर उसको एब्जॉर्ब होना है तो फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि हीट को रिलीज करके मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा वो? हीट को रिलीज करके मॉलिक्यूल्स जो भी गैस है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव और ये बनेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये चीज हम लोग 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 6 में थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं कि जिसका चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, यानी कि डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जिनका चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव रहता है उसका रिएक्शन कैसा होता है? एंडोथर्मिक, मतलब कि वो एंडोथर्मिक है। अब इसको और क्लियरली समझना अगर है हमें तो हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ को लेते हैं, वी आर टेकिंग वन ग्राफ, और वो ग्राफ में हमने N2 गैस को लिया है एब्जॉर्ब इन सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ml में, यहां पर हमने क्या लिया? प्रेशर लिया। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस को सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस को सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। देखते हैं यहां पर ध्यान से, लाइक एक ये है। अब मान लो उसको हम लोग ने, जरा ध्यान देना, इस टेम्परेचर पे दैट इज 193 केल्विन पे हम जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर वो कांस्टेंट हो गया। फिर हमने वही गैस के लिए सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाया और वो कर दिया 243 केल्विन, तो एब्जॉर्प्शन घट गया। और फिर हमने और भी टेम्परेचर बढ़ाया दैट इज 374 केल्विन, तो एब्जॉर्प्शन और कम हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? और कम हो गया।
अब यहाँ पर ये क्या है, वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 3 है, ठीक है। तो T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3 है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हुआ है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर V3 का वैल्यू हाई है, V2 का उससे कम है, V1 का वॉल्यूम सबसे कम, ओह सॉरी V1 का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, V2 का उससे कम है, V3 का सबसे कम। यानी कि ये ग्राफ ऐसा शो कर रहा है, ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी गैसेस का सरफेस का गैसेस का जो एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे, तो जो भी गैसेस का एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड होता है, तो सरफेस, अगर सरफेस का टेम्परेचर हाई हो गया तो एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई करोगे तो वो हीट मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ाएगा, वो खुद क्या करेगा, वेपराइज इवापोरेट होने की कोशिश करेगा, करेक्ट कि नहीं। तो सरफेस का टेम्परेचर कम होना जरूरी है। अगर सरफेस का टेम्परेचर कम हुआ तो अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन होगा, प्रॉपर वे में एब्जॉर्प्शन होगा, प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन, ये बात को ध्यान में रखना। अब इसके बाद है दैट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बाद हमारा टॉपिक है दैट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। चलिए तो शुरू करते हैं। चलो यहां पर ध्यान देना। अब एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, पहले हम उसके बारे में समझेंगे कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एक ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। द ग्राफ ऑफ एब्जॉर्प्शन at constant temperature is called absorption isotherm। इसको लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं absorption isotherm। ऐसा ग्राफ है एब्जॉर्प्शन का जिसको हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया है, पूरी रिएक्शन पूरी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो उसको हम लोग ने बोला है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर हमें फ्रूडलीच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिया गया है। क्या दिया है, फ्रूडलीच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में, अब देखो टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल में नहीं समझाया है, बट मैं आपको यहाँ पर ये जो आइसोथर्म आज ही के इस लेक्चर में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए एक मिनट टेक्स्ट बुक में हम लोग ओपन करते हैं। हाँ, अब देखो एक बात आप लोग समझ लो बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड का सरफेस है, सॉलिड, ठीक है, और ये है एडसोर्बेंट, ओके, जिसका मास मैंने लिया है स्मॉल m के बराबर, और यहाँ पर ये क्या है मॉलिक्यूल्स, उसका हमने क्या करवाया, एडसॉर्प्शन करवाया है, ठीक है। तो x यानी कि क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब जरा ध्यान से देखना तो क्लियर होगा आपको कि हमें ये चेक करना है कि कितने हद तक एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल x। अब जरा ध्यान देना कि x/m जो होता है
ये बताता है कि उसमें x क्या होता है, x इज द अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट, एंड m क्या होता है, मास ऑफ m इज द मास ऑफ एडसॉर्बेंट, m क्या है, मास ऑफ एडसॉर्बेंट। अब हमें x बाई m का रेशियो जो मिलेगा, x डिवाइड बाई m करेंगे तो उसका रेशियो हमें क्या बताएगा, तो उसका रेशियो हमें बताएगा कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हमें वो ये बताएगा कि कितना एब्जॉर्प्शन हो गया है, इतने सरफेस में कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है। ये जो प्रोवाइडेड है हमारे पास सरफेस है, उसका मास कितना है, m है, और उसके ऊपर कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है। ओके, ध्यान से देखना, लाइक हमने ग्राफ लिया है, क्या आएगा यहाँ पर, x बाई m, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, यहाँ पर क्या आएगा, प्रेशर। अब हमें जो ग्राफ मिला है बच्चों को, कुछ ऐसा ग्राफ है, कुछ ये ग्राफ है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, अटेंटिव रहना। अब इनिशियली ये जो ग्राफ है स्टार्टिंग में वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ कि नहीं, ओके। अब ये ग्राफ को हम लोग तीन पार्ट में स्प्लिट कर दें, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब ये जो है वो लो प्रेशर के ऊपर ग्राफ है, यहाँ पर ये जो है वो इंटरमीडिएट प्रेशर पे है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे है, और ये हाई प्रेशर पे है, ये कैसे हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या हुआ, PS है, जिसको हम लोग सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, इनिशियल कंडीशन में ये इनिशियली हमारा जो ग्राफ मिल रहा है, x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू 1, और फाइनल हमें जो ग्राफ मिलता है दैट इज x बाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू 0। अब इतना जो ग्राफ है लो प्रेशर पे जो हमें ग्राफ बनना है, इतना जो ग्राफ है जो हमने लो प्रेशर पे लिया है, उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दैट इज x बाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 पे प्रोपोर्शनल, और इंटरमीडिएट वाला जो है वो x बाई m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 अपॉन m, और ये है x बाई m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द प्रेशर एंड बिकम्स मैक्सिमम। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, और फिर मैक्सिमम हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, बराबर कि नहीं। ये सेंटेंस और ये स्टेटमेंट से पूरी थियरी है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज with pressure and becomes maximum। Okay, clear है इतना? Extent of absorption increase with pressure becomes maximum। तो अभी यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक लो प्रेशर पे जो x by m की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू 1, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर पे x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू 1 अपॉन m, एंड हाई प्रेशर पे x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p टू द पावर 0। तो ये क्यों ऐसा हुआ, यानी कि पहले जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए एब्जॉर्प्शन बढ़ा, फिर वो कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये मैक्सिमम हो गया फिर कांस्टेंट हो गया। तो
इस स्टेटमेंट को और ये जो हमने लिखा है उसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। हम उसका प्रूफ देखते हैं, पर पहले मैंने ये जो पूरा बोर्ड पे लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद मुझे ये रब भी करना है। तो जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। रीड करना है, रीड कर लो बराबर। और फिर मैं इसको रब भी कर रहा हूँ, आई एम रबिंग इट। ओके, थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं। हाँ, इतना तो काफ़ी है। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, अब रीड कर लो और फिर मैं रब कर लूँ। चलो, हो गया सबका। अब हम लोग आगे जाएंगे, ध्यान देना जरा। चलो, थोड़ा रब करके आगे जाएंगे। ये स्टेटमेंट और ये ग्राफ जो लिया है हमने उसको प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे होगा। प्रूव इट। चलो, अब एक बात याद रखना, अब देखो यहाँ पर मैंने ये सैचुरेशन प्रेशर होता है, इसके बाद ग्राफ जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब आप लोग ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है और आपको सैचुरेशन पॉइंट के बारे में पता तो होगा। जैसे मान लो मैंने आज आपको होमवर्क दिया और मैंने ये होमवर्क दिया कि आपको ये 5 थ्योरी 5 बार लिखनी है। फिर मैंने 2 दिन के बाद ये 5 थ्योरी 10 बार लिखनी है, ये दिया। फिर 2 दिन के बाद ये 5 थ्योरी 20 बार लिखनी है, ये दिया बराबर। अब ये सब तो हम करते गए, बट चौथे 5वें दिन ऐसा हुआ कि आपने बोला बस सर, अब हमसे इससे ज़्यादा होमवर्क होगा नहीं, हमारा सैचुरेशन पॉइंट। सेम वे कोई भी चीज़ एडजॉर्ब होता गया, पर कभी ना कभी तो एंड होगा। सरफेस जब खत्म हो जाएगी तो एडजॉर्ब होगा ही नहीं, बराबर क्या नहीं। तो उसको हमने क्या बोला, जिस प्रेशर पे एडजॉर्प्शन बंद होता है उस प्रेशर पे सैचुरेशन। उस प्रेशर पे एट प्रेशर ES देते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। बेसिकली उस सैचुरेशन पॉइंट पे होता क्या है, हमारा जो कोई भी सब्सटेंस है, ओके, उसमें जितना भी गैस एडजॉर्ब हो रहा है उतना ही गैस क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, बराबर कि नहीं। जितने गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं उतने ही गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। यानी कि वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्या हो गया है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन becomes constant
even though the pressure is increased, ये चीज तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसकी अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, एट लो प्रेशर क्या होगा यहाँ पर x by m। अब देखो लो प्रेशर की बात है, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p raised to 1। अब अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी की ये जो साइन है उसको निकालना होगा तो हमें वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो x by m इक्वल टू क्या आएगा k p raised to 1, बराबर कि नहीं। अब इसको आप y इक्वल टू mx के साथ कंपेयर करो तो y पे क्या है x by m, मैंने y एक्सिस पे x by m ही तो लिया है। इसमें क्या है प्रेशर, प्रेशर ही तो लिया है, बराबर कि नहीं। क्लियर है कि नहीं। यस, ये पहली कंडीशन प्रूव हो गई। कंडीशन नंबर 2 जो हमें दिया है उसको लेते हैं, दैट इज एट हाई प्रेशर। कंडीशन नंबर 2 हमने जो लिया है दैट इज एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, ये एक्स एक्सिस यूं है और हाई प्रेशर पे इस यहाँ के बाद इसके बाद ये क्या होगा, स्ट्रेट ग्राफ हो गया कि नहीं, कांस्टेंट हो गया ना। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। वो दोनों कैसे हो गए, यहाँ पर पैरेलल हो गए। नाउ दे आर पैरेलल एक्स एक्सिस। लिखते हैं पॉइंट, द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वो क्या हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब वहाँ पर x by m जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0। क्लियर। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन को निकालने के लिए x by m इक्वल टू k p रेज़ टू 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या आएगा 1 हो जाएगा। k क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि उसका वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। x by m का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वहाँ पर वही तो हो रहा है कांस्टेंट, उसके बाद का बढ़ रहा है या घट रहा है, जितना है उतना का उतना ही तो रह रहा है, कांस्टेंट हो गया वहाँ से ग्राफ। तो देखो ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो हाई प्रेशर पे x by m यानी कि जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना डिसॉर्ब हो जाएगा, यानी कि वो ग्राफ कांस्टेंट मिलेगा और वैल्यू भी कांस्टेंट मिलेगा। तो वो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद है वो एक इंटरमीडिएट कंडीशन पे, इंटरमीडिएट सिचुएशन पे क्या होगा, हम लोग it becomes a polynomial function of degree 1 upon n. It becomes a polynomial function of 1 upon n degree। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। x by n की वैल्यू होगी, ओके, पर ध्यान से देखना x by m की जो वैल्यू होगी will depend upon the power of pressure। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है उसमें 1 upon n क्या है, पावर है, यानी कि प्रेशर का वैल्यू किस पे डिपेंड होगी, पावर पे। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर x by m इक्वल टू k p रेज़ टू 1 upon n मिलेगी इसकी। क्लियर है, क्या मिल गया हमें। हाँ, अब आगे जाते हैं, मैं उस बात को कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते रहना। और यहाँ पर n क्या है, n इज एन इंटीजर। यहाँ पर n क्या बनेगा, where n is an integer। n की वैल्यू क्या आ गई इधर, वो एक इंटीजर वैल्यू है। आगे जाते हैं, मैं रब कर रहा हूँ, सिर्फ ग्राफ बाकी रखूंगा। तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया है ना सबने, अगर नहीं लिया तो फिर अब बैकवर्ड करके वीडियो थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखो मैंने ये तीनों दिन चीज लो प्रेशर के लिए y = mx, हाई प्रेशर के लिए कांस्टेंट
एंड इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए 1/n पे यानी कि P के पावर पे डिपेंड होगा x/m का वैल्यू। अब यहाँ पर आगे देखो जरा कंप्लीट करते हैं। When n can be taken any whole number, n को क्या ले सकते हैं, कोई भी होल नंबर हो सकता है जो डिपेंड होता है एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के नेचर पे। अब यहाँ पर आप जो n की वैल्यू लोगे वो एक होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं, 1 हो 2 हो 3 हो, क्योंकि ऑलरेडी उसको फ्रैक्शन में तो रखा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना इस इक्वेशन पे से हमें मिलता है कि x/m इक्वल टू kp रेज टू 1/n आया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना, इनिशियली हमने क्या देखा था, इनिशियली था दैट इज x/m इक्वल टू kp और ये लो प्रेशर के लिए था। और फाइनली क्या देखा हमने, x/m इक्वल टू k है। अब यहाँ पर ये n इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर ये n इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो हमारा जो इसका वैल्यू है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, p का जो पावर है वो 1 से 0 के बीच में आया। याद रखना p का जो बच्चों पावर होगा ना वो 1 से 0 के बीच में ही होगा। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर हमें ये रेंज क्या मिल रहा है, 1 इज लेस देन n इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी, यानी कि आपका जो n का वैल्यू होगा वो 1 से इन्फिनिटी। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, ये n का वैल्यू है, ये p का पावर है और ये n का वैल्यू की बात है, n का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग लिखे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में लॉग दोनों साइड लिखे, क्या आएगा, log x/m इक्वल टू log क्या आएगा, k प्लस log p रेज़ टू 1/n। ये जो पावर है वो आ गया है, लॉग का रूल है, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ये आएगा। ठीक है, दिस विल बी आवर इक्वेशन। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन को y इक्वल टू c प्लस nx, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके ग्राफ बनाते हैं। तो विल बी द ग्राफ ऑफ इट। जरा ध्यान से देखना, हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, एक नया ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है, इसको हटा दो, ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस पे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, y इक्वल टू log x/m हो गया, इधर क्या हो गया, log x/m, और x एक्सिस पे क्या मिला, log p। वो जो वैल्यू था ना आगे के ग्राफ में, उन वैल्यूज का कैसे log लगा दिया, और हमारा ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, इसका स्लोप, ये m क्या है, स्लोप, स्लोप क्या आएगा ग्राफ का, ठीक है, स्लोप मिल गया। और log के वो इसका इंटरसेप्ट, log के क्या मिलेगा, इसका इंटरसेप्ट। और यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्म, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्म कंप्लीट होता है। तो एक बार बच्चों इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, अब मैंने आपको सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से पूरे डिटेल में लिखवाए हैं, समझाए हैं। बच्चों अगर आपको 6 मार्क्स लाने हैं तो केमिस्ट्री का फंडा याद रखना, बने उतना लिखो, नोट्स बनाओ, वो सारी नोट्स आपको काम आएगी। ठीक है, पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बोर्ड भर चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
ओके, तो आई होप कि आप लोग ने लिखा नहीं होगा बट स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब इसके बाद थोड़ा आगे मैं आपको समझाता हूँ, एक 20 सेकंड वेट कर लेते, अगर किसी को लिखना हो तो वो भी हो जाए। अब यहाँ पर क्या किया, बेसिकली अभी तक हमने जो भी थियरी पढ़ी उन सारी थियरी में हमने ये पढ़ा कि कोई भी गैस को कोई भी सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है तो कैसे होता है, क्या फिनोमिना है, किस तरह से होता है, वो सारी चीजें अभी तक के लेक्चर्स में हमने पढ़े। गैस का सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्प्शन पढ़ा, लेकिन अब जो इसके बाद हमारी थियरी है उसमें हम लिक्विड को सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और उसके लिए ये इक्वेशन क्या बनेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप सब इसकी अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, 2-2 बार होमवर्क में लिख दो, ठीक है, और शांति से प्रिपेयर करो। अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी है तो वीडियो को रिवाइंड करो और 1.25 स्पीड में देख लो, रिवाइज कर लो। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसकी स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बनाना मत भूलना और खूब मन लगा के मेहनत करना डियर स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, साथ में पूरी डिटेल में पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आपकी नोट्स हो, आपके प्रिपरेशन के लिए सारा डेटा बोर्ड एग्जाम में रहे, उसके लिए हम खूब मन लगा के मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 30 सेकंड तक और वीडियो चलाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट वीक तक, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे तक, ये सैटरडे नहीं उसके बाद के सैटरडे तक, वैसे मैं ट्राई यही करूंगा कि इस अगले वेडनेसडे तक, ये वेडनेसडे नहीं बट अगले नेक्स्ट वेडनेसडे तक मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। चलो, अब आपकी एग्जाम भी आ रही है तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। 1 to 4 चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10। ओके बच्चों, मिलते हैं, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट